जैसे ही अविनाश देखता है उस दृश्य की ओर, उसको शायद अपनी गलती का एहसास हो चुका था। लेकिन ये कहना भी गलत ना होगा कि बहुत जल्दी एहसास हो चुका था। लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा कि गलती का एहसास होने के बावजूद वो फिर से एक गलती कर बैठता है। क्या है वो गलती? क्या था वो दृश्य जिसे देखकर अविनाश को एहसास तो हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद फिर वो उस माया जाल में फंसा जाता है। और क्या होता है उसके बाद? होता है उसके बाद मौत का खेल। तो शुरू करते हैं आज का किस्सा। किस्सा है अविनाश का। अविनाश बेसिकली एक फ्रीलांसर और उसका जो काम है वो प्रोजेक्ट बेसिस काम करता है, और इसीलिए उसे अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता है। महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाला अविनाश, वैसे तो उसका जो 90% विज़िट है वो महाराष्ट्र में ही होता है, और अपने घर यानी मुंबई से कुछ ही दूरी पर होता है, तो उसको बहुत ज़्यादा समय तक कहीं रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर उसे एक बार कॉल आता है मैसूर से। कुछ ज़रूरी काम, जो फ्रीलांसर का काम था, उसको प्रोजेक्ट मिलता है। प्रोजेक्ट काफ़ी बढ़िया था, लेकिन एक इसमें जो बंदिश थी वो थी कि मैसूर वैसे भी काफ़ी ज़्यादा दूर मुंबई से, और दूसरा वहाँ पर तकरीबन 1 महीने के आसपास लगने वाला था। तो वो मुंबई में बैठकर वो काम कर नहीं सकता था। हालाँकि काफ़ी काम लैपटॉप से रिलेटेड था, लेकिन फिर भी जो साइट विज़िट्स वगैरह थी, ये सब कुछ उसका हिस्सा था। तो आम तौर पर अविनाश को काफ़ी समय ऑन साइट यानी कि लोकेशन पर भी स्पेंड करना पड़ना था। अब अविनाश को प्रोजेक्ट तो काफ़ी अच्छा लगता है, जो उसका पे आउट था वो भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन अविनाश की हमेशा ये कोशिश होती थी कि वो जब जाए तो वो होटल्स में ना रहे, क्योंकि ये होटल्स का जो रहन-सहन है वो रेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। अब वो कमाने जा रहा है और उसका बहुत बड़ा चंक अगर होटल्स में चला जा रहा है तो काफ़ी दिक्कत आ सकती है। इसलिए उसकी ये कोशिश होती थी कि जहाँ पर भी अगर वो जैसे 15-20 दिन का कुछ होता था, तो एक आधा दिन होटल में रहकर वो काफ़ी सर्च करता, और उसे अगर कोई ठीक-ठाक मकान मिलता तो वहाँ पे रहने चला जाता। अब यही चीज़ इसने सोची थी इस लोकेशन पे, कि मैं मैसूर जाऊँगा, वहाँ होटल में रुकूँगा, और उसके बाद फिर मैं देखूँगा आस-पास के अगर कोई है लोकेशन या कोई घर है, अपार्टमेंट है, तो वहाँ पर मुझे सस्ता पड़ेगा, और फिर उसके बाद अपना काम करके वापसी। यहाँ पर जब मैसूर आता है अविनाश, और वहाँ पर वो होटल लेता है 1 दिन के लिए। अब क्या होता है कि वो जब जाता है वापस ऑफिस, जाता है पहले दिन, जो भी उसका फ्रीलांस में प्रोजेक्ट होता है उसको पूरा करता है, तो बाय कार वो जाता है, ट्रैवल करता है, क्योंकि वो इन फ्लाइट्स में डिले या फिर ट्रेन्स वगैरह में, बसेस वगैरह में उसको शौक नहीं था। इस चीज़ पर वो पैसा ज़रूर करता था कि ट्रैवल उसका खुद का होता था। अब वो जब ऑफिस में अपना काम वगैरह ख़त्म कर लेता है, उसके बाद वो सोचता है कि मैं कुछ लोकेशंस वगैरह को सर्च करना शुरू करूं। हालांकि अविनाश को स्मोकिंग का शौक था, तो अब वो गाड़ी बाहर निकालता है ऑफिस से, और ऑफिस से कुछ 3 किलोमीटर तक गाड़ी चलाता जा रहा था, तो वहाँ पर उसको दिखता है कि एक रेहड़ी, फड़ी भी जिसे कहते हैं शायद, तो वहाँ पर ना एक तंबाकू वगैरह या उसके स्मोकिंग वगैरह की एक जो रेहड़ी लगी हुई थी। तो अविनाश वहाँ पे गाड़ी रोकता है स्मोकिंग के लिए। अब वो जब देखता है तो वहाँ पर एक जो महिला थी, बेसिकली एक वृद्ध महिला थी, और वो जो ये रेल लगा के बैठी हुई थी। अब उनसे स्मोकिंग वगैरह के जो भी लाइटर वगैरह या जो भी सिगरेट वगैरह लेता है और स्मोकिंग करने शुरू कर देता है। इन बिटवीन उसे घर से फ़ोन आता है। अब घर से फ़ोन आता है तो वो बात कर रहा होता है, हाँ हाँ माँ, बस बस मैं अब देखने जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं सर्च वगैरह करता हूँ। नहीं नहीं, कुलीग से अभी बात नहीं की। हाँ, कुलीग से तो बात करना ज़रूरी था, बेगाने शहर में मुझे कैसे पता लगता, लेकिन फिर भी चलो मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, कोई बात नहीं, आज का वैसे भी होटल का बिल मैंने भरा हुआ है, होटल तो चले ही जाऊँगा अगर ना कुछ मिला तो। अब जब ये फ़ोन काटते हैं तो जो सामने बूढ़ी औरत थी वो कहती है कि आप कुछ ढूंढ रहे हो मकान वगैरह? तो वो कहते हैं हाँ, मैं तो मकान ढूंढ रहा हूँ। तो कहती है कि आप ऐसा कीजिए, मेरे नज़र में एक अपार्टमेंट है, अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा दूँ। तो वो कहते हैं कि हाँ, दिखा दीजिए। अब क्या होता है कि वो अपार्टमेंट के तरफ उसको लेके जाने लग पड़ती है, चाबी वही निकालती है। ये चीज़ देख के हैरान हो जाते हैं। अभी दिन का समय था,
ये चीज़ देख के वो हैरान हो जाते हैं कि चाबी अपने से कैसे निकाल रही है। तो फिर वो बताती है कि ये जो मालिक है अपार्टमेंट के, इसकी ये चाबियाँ उन्होंने मुझे दे दी है, ये यहाँ पर रहते नहीं हैं, तो इसका जो रेंट वगैरह का है वो सारा मैं देखती हूँ। अब जो अपार्टमेंट था वो 4 मंजिला अपार्टमेंट था, और इनका जो फ्लैट था या जो भी रूम था वो फर्स्ट फ्लोर पे था। तो ये सारा देखते हैं, इनको ठीक लगता है। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पर जो रहने लायक सामान चाहिए था, जैसे कि एक फ्रिज पड़ी हुई थी जो चल तो नहीं रही थी क्योंकि मकान बंद था, एक बेड पड़ा हुआ था। तो ये कहते हैं कि ठीक है, रेंट क्या है, रेंट जो भी बात बनती है, रेंट काफ़ी वाजिब रेंट था। और वो कहते हैं कि ठीक है, आप इतने रेंट में रह लीजिए। और एक बस छोटी सी एक गुजारिश है कि मैं अपना होटल से सामान ले आऊँ और आप एक काम कर सकती हैं, आप जो साफ़ सफाई का काम कर सकती हैं। अभी ये दोपहर का था टाइम, वो कहती है हाँ मैं करवा दूँगी साफ़ सफाई, आप ले आइए। खैर ये थोड़ा बहुत एडवांस देते हैं, उसके बाद फिर गाड़ी से होटल की तरफ चलने लग पड़ते हैं, जो कुछ वहाँ से 3 साढ़े 3 किलोमीटर की दूरी पर था। अपना चेकआउट करते हैं और वापस आते हैं। जब वापस आते हैं तो घर अच्छा तरीके से साफ़ किया हुआ था, बिस्तर अच्छे तरीके से लग चुका था, चादर वगैरह नहीं थी, वो अपनी खुद ही लेकर आए थे। उनको पता था कि भाई जब फ्लैट वगैरह कोई लूँगा तो अपना जो हल्का फुल्का सामान तो होगा ही, गाड़ी इसलिए ये लेके जाते थे ताकि सामान ज़्यादा आ सके। अपना ये बिस्तर वगैरह गाड़ी से निकालते हैं, बाकी थोड़ा बहुत सामान निकालते हैं। चूल्हा इनके पास जो स्टोव टाइप होता है वो था, सब कुछ अपने इन्होंने ज़रूरत का सामान गाड़ी में रखा हुआ था। तो ये सेट वगैरह करते हैं, और उसके बाद जो दिन थे वो बेसिकली सर्दियों के दिन थे। तो एज सच किसी तरीके की पंखा इन्होंने देखा नहीं लगा, ज़रूरत भी नहीं थी। लाइट्स वगैरह की तरफ इनका ध्यान नहीं गया। अब क्या होता है कि ये उसको एडवांस दे चुके थे, तो वो बूढ़ी चली जाती है, और जाते जाते उसको बड़े अजीब तरीके से हंस के देखती है, जैसे मानो शिकार जाल में फंस चुका है। इनको लगता तो काफ़ी अजीब है, लेकिन फिर भी ये कुछ ज़्यादा सोचते नहीं कि शायद भी होगी कोई ना कोई बात। अब थकावट होने के कारण अविनाश कुछ देर आराम करना चाहते हैं, वो सो जाते हैं। लेकिन जब जाग खुलती है तो तब कमरे में बिल्कुल अंधेरा होता है। रात हो चुकी थी, इतना समय अविनाश सोए उनको पता ही नहीं था। अब वो जल्दी से मोबाइल की टॉर्च चलाते हैं, और जैसे ही लाइट ऑन करने की कोशिश करते हैं, लाइट तो जल ही नहीं रही थी। अरे भाई क्या हुआ, इधर उधर देखते हैं, जब लाइट के होल्डर की तरफ देखते हैं वहाँ पर तो लाइट यानी बल्ब था ही नहीं। अरे यार, मुझे भी देखना मैं भूल ही गया, खाली मकान है, कई बार ऐसी चीज़ें यानी लाइट्स वगैरह नहीं होती। अरे यार, अब मैं कहाँ से लेकर आऊँ लाइट वगैरह। खैर ये सोचते हैं कि जल्दी से मैं अपनी टॉर्च तो मोबाइल की जलाई है, तो इधर उधर जो सामान पड़ा है, कुछ वॉलेट वगैरह पड़ा होगा, जो बैग पड़ा होगा, लेकर बाहर जाता हूँ, गाड़ी की चाबी लेकर बाहर जाता हूँ, और देखता हूँ आसपास कोई दुकान है। वो आंटी के पास ही जाता हूँ, अगर उन्होंने अपनी रेडी लगा के वहाँ पर रखी होगी तो उनसे पूछता हूँ कि कोई आसपास की दुकान तो बताओ, और आपको लाइट वगैरह का पहले इंतजाम करना चाहिए था। खैर अब ये मोबाइल की टॉर्च घुमा रहे थे गाड़ी की चाबी को देखने के लिए। जैसे ही वो फर्श की तरफ टॉर्च करते हैं तो उनको नजर आते हैं पैरों के निशान। पैरों के निशान देखते ही उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इनके खुद के पैरों के निशान हो सकते हैं, लेकिन नहीं, वो पैरों के निशान कुछ छोटे थे, जैसे किसी औरत के या किसी लड़की के पैरों के निशान। फिर आप ये भी सोच रहे होंगे कि हो सकता है जिसने साफ किए हों इस कमरे को, इस घर को, उसके पैरों के निशान कहीं ना कहीं रह गए हो। बात में दम तो है। लेकिन जैसे जैसे वो पैरों के निशान को फॉलो करते जा रहे थे, वो देख रहे थे कि आगे दीवार आती है, दीवार पर भी पैरों के निशान थे। क्या किसी साफ करने वाली लड़की या औरत वो दीवार पर ऐसे चल सकती है? लेकिन इससे आगे बढ़कर भी वो जब देखते हैं तो वो पैरों के निशान छत पर दिखाई दे रहे थे। अब आप उस मंजर के बारे में जरा सोच के तो देखिए कि अगर कोई सच में उस समय उनको नजर आ जाती, जो उल्टी खड़ी है छत की तरफ, तो क्या हाल होता। हालांकि ये नींद में थे, इनको थोड़ा सा महसूस होता है कि भाई मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं वहम कर रहा है, जल्दी से इनको कुछ होता, सफोकेशन टाइप होती है, जल्दी से गाड़ी की चाबी ढूंढते हैं, उसको उठाते हैं, बाहर लेके जाते हैं, और उसके बाद जल्दबाजी में कुछ नहीं देखते, पास में उनके ध्यान जाता है कि कुछ ही दूरी पर कोई लाइट जल रही है, और वहाँ पर जाके करियाने की शॉप होती है, वहाँ पर लाइट भी होती है। अब ये जल्दी से गाड़ी बिल्कुल उसके पास, बिल्डिंग के पास हटाते हैं और अंदर चले जाते हैं। ये जो पॉइंट है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी रेफरेंस आपको आगे जाके
इसका पता लगेगा कि मैंने ये सारा दृश्य क्यों बयां किया है कि जल्दी से गाड़ी बिल्कुल पास लेकर आते हैं और इनका ध्यान अभी मतलब उस हिसाब से आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस ही नहीं कर पा रहा। अब ये होल्डर में लाइट लगाते हैं, लाइट जलती है और जैसे ही देखते हैं किसी भी पैर का निशान था ही नहीं। ज़ाहिरी तौर पर इनको किसी चीज़ का वहम हुआ है, तब तक तो इन्होंने इसी बात के बारे में सोचा था। अब रात का समय होता है, खाना बाहर से मंगवाया जाता है और जो डिलीवरी बॉय आता है वो बड़ी हैरानी से इनकी तरफ देखता है और कहता है, आप अकेले रह रहे हो यहाँ पे, अकेले रह सकते हो यहाँ पे? ये कहते हैं, हाँ भाई क्या हुआ, अकेला रह नहीं सकता? नहीं, मेरा कहने का मतलब है, अचानक से उसको एक फ़ोन आता है, ठीक ठीक है सर मैं जाता हूँ। बड़ी हड़बड़ाहट में जाता है। एक चीज़ नोट करते हैं ये कि जो गलियारा है जहाँ पर कुछ और भी कमरे हैं, फ्लैट्स हैं, वो बड़े सारे खाली हैं, यानी कि बंद है। रात का टाइम तो हो चुका था, हो सकता है कि लाइट्स बंद कर दी हों, लेकिन गलियारे में भी कोई लाइट नहीं चल रही थी। ये कुछ अजीब था। अभी ये खाना खा के फ्री हुए होते हैं, अचानक से एक दरवाज़ा जो इनका मेन डोर था वो खटकता है और ये सोचते हैं कि भाई कौन आया होगा। खैर ये जाते हैं दरवाजे की तरफ और जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं देखते हैं एक सामने सुडौल शरीर का बुजुर्ग, लेकिन सुडौल शरीर का कम से कम 6 फीट लंबा आदमी खड़ा हुआ था। कुर्ता पैजामा उसने डाला हुआ था और कहता है कि आप यहाँ पे नए आए हैं। तो ये रिस्पेक्ट में, क्योंकि बुजुर्ग आदमी था, ये उनके पाँव छूते हैं और कहते हैं, जी जी हाँ जी हाँ जी, मैं यहाँ पर आज ही मैंने शिफ्ट किया है यहाँ पे। आप अच्छा आप यहाँ पे रहते हैं? वो बस हाथ से सर में हाँ हिला, हाँ में सर हिलाता है। अब वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर काम वाले की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कहते हैं कि काम वाले की ज़रूरत, इधर उधर देखते हैं। वैसे आज कोई सफाई करके गई तो थी, लेकिन पता नहीं वो कौन थी, आंटी ने भेजी थी। हाँ ज़रूरत तो पड़ेगी, तो क्या क्या कर देगी? मेरे घर में एक औरत काम करती है, वो आदमी कहते हैं, और वो बड़ी अच्छी सफाई करती है, खाना भी बना देती है। कहो तो मैं कल तुम्हें उससे मिलवा दूँ। अब ये सोचते हैं कि ठीक है, आप मुझे उससे मिलवा देना। खैर अब ये अ, उनको सी ऑफ करते हैं और उसके बाद फिर सोने की तैयारी करते हैं। रात के समय में जब ये सो रहे थे ना, तो इनको बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, जैसे कि मानो जो बिल्डिंग या ख़ास तौर पर जो इनका फ्लोर था वो बिल्कुल शांत नज़र आ रहा था। रात होते ही ना जाने कैसे उसमें अलग अलग तरह की आवाज़ें आनी शुरू हो गई। कुछ आवाज़ें डरावनी थी, कुछ आवाज़ें हंसने की थी, कुछ आवाज़ें रोने की थी। आज इनका पहला दिन था इस फ्लैट में, इसलिए ये ज़्यादा कुछ रिएक्ट कर नहीं रहे थे और ये सोच रहे थे कि चलो हो सकता है कि कुछ हो दिक्कत, भाई भाई किसी के घर का कोई समस्या होगा, इशू होगा कोई, तो मुझे क्या लेने देना। जैसे तैसे करके ये सो जाते हैं। अब सुबह उठते हैं। सुबह उठने के बाद अपना जो भी तैयार वगैरह होके ऑफिस जाते हैं। सारा दिन ऑफिस में ये व्यतीत करते हैं। और आज एक चीज़ नोटिस ज़रूर करते हैं, जब ये ऑफिस जा रहे थे वो जो लेडी थी वो थी नहीं, मतलब ना ही उसकी रेडी थी ना ही वो लेडी थी। सोचते हैं कि टाइमिंग वगैरह कुछ होगी। खैर जब ये शाम के समय में वापस आते हैं, अंधेरा हो चुका था, उस समय भी वो लेडी नहीं थी, लेकिन जैसे ही आज इनका ध्यान उस दृश्य की ओर जाता है, ये हैरान हो जाते हैं। शायद इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा था, जल्दबाजी में की हुई एक गलती। क्योंकि जिस बिल्डिंग की तरफ ये देख रहे थे यहाँ, यानी कि अगर दूसरे शब्दों में मैं बात करूँ कि जिस बिल्डिंग में इन्होंने फ्लैट लिया था, वो बिल्डिंग सारी की सारी अंधकार में डूबी हुई थी। रात का अंधेरा और एक भी फ्लैट में रोशनी नहीं। इनका तो समझ में आता था कि ये इस फ्लैट से भी बाहर आए जाएंगे, रोशनी होगी, लेकिन बाकी जितने भी घर थे, किसी एक घर में भी एक रोशनी नज़र नहीं आ रही थी। किसी घर की रोशनी के बारे में तो छोड़ो, जो कॉरिडोर में बल्ब लगे होते हैं, कॉमन बल्ब लगे होते हैं, वहां पर भी कोई रोशनी, यानी कोई भी बल्ब नहीं जला हुआ था। बेहद हैरान हो चुके थे ये। इनको महसूस हो रहा था कि यार ये कुछ अजीब सा नहीं है, कल मुझे कुछ आवाज़ें आ रही हैं, कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। अब ये जाते हैं बिल्डिंग के अंदर, दरवाज़ा खोलते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खोल के देखते हैं तो इनका पारा आसमान को छूने लग पड़ता है।
जितना भी सामान पड़ा था सारा इधर उधर बिखरा हुआ था, मानो जैसे इनके पीछे किसी ने घर में आकर पूरे तरीके से कुतूहल मचाया। कांच के बर्तन टूटे हुए थे, बुरा हाल। इनका गुस्सा बहुत ज़्यादा, इनको गुस्सा आ जाता है और ये बड़े गुस्से में चल पड़ते हैं उसी रेडी की तरफ जिनके बारे में शायद इनको ये पता तो था कि वो है नहीं, लेकिन देखते हैं कि भाई आसपास कहीं उसकी खोली होगी, उसका घर होगा। मैं शिकायत करता हूँ कि ये किसके घर में मुझे रहने दिया, ये भाई ये कौन पीछे आकर मेरे घर को ऐसे करके चला गया। अब ये बड़े गुस्से में जाते हैं, जाके देखते हैं आसपास ना रेहड़ी थी, ना वो बूढ़ी औरत थी और ना ही कोई आसपास ऐसा घर नज़र आ रहा था जिससे ये मालूम पड़ सके कि क्या वो औरत यहीं पे रहती है। अब ये बड़े गुस्से में फ्लैट की तरफ बढ़ते जा रहे थे। मन इनका खराब हो चुका था, ये सोच रहे थे कि यार एडवांस दे के गलती कर दी, मैंने पूरे का पूरा पैसा एडवांस में दे दिया। मैंने इससे अच्छा होटल में रह लेता, भाई नुकसान हो गया मेरा। नुकसान तो छोड़ो, मेरे घर में पीछे मेरे आया कौन? कल वो मुझे औरत मिलेगी ना तो मैं उसकी क्लास लूंगा कि ये कैसे घर में मुझे भेज दिया। मैं नहीं रहता इस घर में, मेरा एडवांस वापस कर, जो थोड़ा बहुत तो एक दो दिन का काटना है पैसे काट, और यहाँ से मुझे, मैं तो भाई यहाँ से अलविदा लूँ। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं, अब तो पहले से भी ज़्यादा ये हैरान होते हैं। गुस्से का तो पता नहीं, लेकिन जो ये दृश्य देखते हैं इनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। बहुत बार अपनी आंखें मलते हैं कि शायद जो मैं देख रहा हूँ वो सत्य नहीं है। क्या पहले सत्य था या अब सत्य है? क्योंकि जैसा इन्होंने घर अपने ऑफिस जाते समय छोड़ा था बिल्कुल वैसे का वैसा था। एक इंच भी सामान इधर से उधर नहीं था। ये सोचते हैं कि भाई ये मुझे किस तरीके का मति भ्रम हो रहा है, इस घर में कुछ ना कुछ तो गलत है। मुझे लगता है कि इस सारे के सारे अपार्टमेंट में ही कुछ ना कुछ तो गलत है। अब ये जल्दी से दरवाज़ा बंद करते हैं और सोचने लग पड़ते हैं कि जैसे तैसे आज मैं रात गुजारूं और कल मैं सुबह यहाँ से निकल लेता हूँ। छोड़ो एडवांस को, समझूंगा नुकसान हो गया। अब ये सोने की तैयारी कर ही होते हैं कि दरवाज़ा अचानक से खटकता है। जब ये दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि वही एक बूढ़ा इंसान इनके सामने खड़ा हुआ था। ये आज थोड़े से अपसेट थे, थोड़ा सा रुखी हुआ में कहते हैं, हाँ जी बोलिए, क्या काम था आपको? तो कहता है मैंने कल बात की थी ना कि वो एक काम वाली जो मेरे यहाँ काम करती है उसको लेकर आऊँगा। तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर ना कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो मैं कल ही इसको छोड़ रहा हूँ। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं अंकल, कुछ खास नहीं, कई बार कोई जगह अच्छी नहीं लगती तो बस इसलिए। सोच लो, इस मकान को, इस फ्लैट को जिसने भी छोड़ा है वो पछताता है। अब ये सोचते हैं कि भाई मुझे पछताने पूछने का, मैं कौन सा यहाँ पर परमानेंट रह रहा हूँ और भाई आप कौन होते हो मुझे ये बात कहने वाले? ये बात सब मन में सोच रहे थे, लेकिन कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं अंकल, वो मेरा डिसीजन है। अभी ये कुछ कह ही रहे होते हैं, अचानक कहते हैं चलो काम वाली से तो मिल लो, हो सकता है तुम्हारा मन बदल जाए, अभी तुमने कुछ दिन तो यहाँ रहना ही होगा, इतनी जल्दी थोड़ा छोड़ सकते हैं। ये देखते हैं कि वही बूढ़ी औरत इनके सामने आ जाती है। अब ये उसको देख के हैरान हो जाते हैं, अरे आप, मैं आपको आज ढूंढ रहा था, आप थी कहाँ पे और ये कौन सा मुझे आपने घर ढूंढ के दे दिया? कहती है क्या हुआ बेटा? अरे अरे भाई इस घर में पता नहीं क्या, मेरा सामान, पैरों के निशान, अब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एडवांस आप मुझे अगर दे सकती हैं ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं कल घर छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे माफिक नहीं आया। वो औरत कहती है कि नहीं बेटा, ये जो मकान है ये बड़ा, इसमें फल देता है, किसी को बहुत ऊंचाई तक लेके जाता है और इसे छोड़कर पछताओगे तुम। सेम वही बात जो उस आदमी ने कही थी। इनको गुस्सा तो बहुत लगता है, लेकिन कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, मैं देखूंगा, मुझे फ़िलहाल कोई वैसे आप तो फड़ी लगाती हैं, लेकिन हाँ बेटा अब गुजारा करना पड़ता है। शाम के समय में कुछ घरों में काम करती हूँ, सुबह सुबह कुछ घरों में काम करके अपना गुजर बसर करती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर कुछ ज़रूरत होगी मैं बता दूंगा, वैसे मैं कल इसको छोड़ ही रहा हूँ। अब ना ये दोनों जो बूढ़े बाड़ी थे, अब दोनों ये बूढ़ा और बूढ़ी थे, दोनों ना बड़े गुस्से में इसको देख रहे थे। और जब जा रहे थे ये इसको जाते हुए देखते हैं उन दोनों को, अचानक से उनका ध्यान इस तरफ पड़ता है, बड़े गुस्से से इसको मुड़ के इनको देखते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब इनको इस बात का यकीन हो चला था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मेरा यहाँ पर रहना लाजमी नहीं है। एक मन इनके विचार आ रहा था कि क्या मैं अभी इसको छोड़कर होटल में चले जाऊँ? फिर सोचते कि नहीं यार, सामान समेटूंगा, सुबह आराम से जाऊँगा,
फ्रीलांस का काम था, ऑफिस की कोई ऐसी बंदिश नहीं थी, तो इसलिए इनको ऐसा कुछ जल्दबाजी थी नहीं, तो ये यही मन बना चुके थे कि मैं सुबह जाऊंगा। लेकिन फिर से एक बार ये इनकी बहुत बड़ी गलती होने वाली थी। रात के समय में ये सो रहे थे, अचानक से किचन वाले पोर्शन के पास से इनको कुछ आवाज आ रही थी, जैसे कोई अंदर खाना बना रहा है या चाय बना रहा है, कोई चीज को काट रहा है, कोई शायद फल या किसी तरीके की कोई सब्जी को काटा जा रहा है। टक 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 की आवाज आ रही थी। ये सोचते हैं कि भाई मेरे सिवा इसमें इस घर में कौन आ गया, और ये उठते हैं। उठ के ये धीरे धीरे रसोई की तरफ जाना शुरू करते हैं। जैसे ही रसोई की तरफ जाते हैं, लाइट जलाते हैं, तो ये देख कर अक्के बक्के रह जाते हैं। वहां पर एक औरत खड़ी हुई थी, बाल उसके बिखरे हुए थे, और शायद वो किचन का काम कर रहे थे। अब ये बड़ी ही डरती हुई आवाज में, क्योंकि इनको तो इस बात का पता था कि घर के अंदर तो कोई आया नहीं है। ये दरवाजे की तरफ देखते हैं, दरवाजा बंद था, अंदर से बंद था, फिर कैसे कोई आ सकता है। ये काफी डरती हुई आवाज में पूछते हैं कि आप कौन और यहाँ पर कैसे आई हो?" आवाज बिल्कुल जानी पहचानी थी। वो कहती है, मैंने कहा था ना तुम यहाँ से नहीं जाओगे, पछताओगे, और काम वाली की जरूरत तो तुम्हें पड़ेगी। जैसे ही ये अभी सोच रहे थे कि आवाज जानी पहचानी है, वो औरत घूमती है। हाव भाव वेशभूषा से वो बिल्कुल वही बूढ़ी थी, लेकिन उसका चेहरा इतना बिगड़ा हुआ था, इतना बिगड़ा हुआ था कि इनकी तो चीखें निकल जाती हैं, और ये जल्दी से भागते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं, अचानक किसी से टकराते हैं, और जैसे ही ये पीछे की ओर गिरकर ऊपर देखते हैं, तो वही बूढ़ा आदमी सामने खड़ा था। चेहरा अब उसका भी बिगड़ा हुआ था। ये उसकी तरफ देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं कि शायद वो जो बूढ़ी औरत है वो तो प्रेतनी है ही, ये भी प्रेत है क्या। वो आदमी कहता है कि कहा था ना बेटा, यहाँ से नहीं जाओगे, पछताओगे। खैर तुम्हें पछताने का मौका मिलेगा नहीं। ये कहते ही दोनों की हंसने की आवाज आने लगती है, लेकिन ये अविनाश के लिए करो या मरो की स्थिति थी। अब वो भगवान का नाम लेके पूरी जान लगा के भागते हैं, पीछे धकेलते हैं उस प्रेत को। और अब सीढ़ियों के उतरने का तो कोई ऑप्शन था ही नहीं। ये सीधा फर्स्ट फ्लोर से छलांग लगाते हैं, नीचे गिरते हैं। नीचे जमीन कुछ गीली थी, गनीमत थी। चोट तो लगती है, टांग हर्ट होती है, चला नहीं जा रहा था, लेकिन ये पीछे मुड़ के नहीं देखते, और टांग घसीटते घसीटते उसी सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। और उनको बिल्डिंग से बहुत गुस्से की आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। अब इनके पास इनका फ़ोन भी नहीं था, कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं था। जाते तो कहाँ पे जाते, वापस आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अब ये जैसे तैसे करके सारी रात जख्मी हालत में इधर से उधर घूमते रहते हैं बेगाने शहर में। सुबह की पहली किरण के साथ ही इनकी हिम्मत होती है वहां पे दोबारा जाने की, क्योंकि इनका मानना था, या कई लोगों का ये मानना तो होता है कि सुबह के समय में तो कोई भी प्रेतनी तंग नहीं करती। शायद ये बिल्कुल ठीक थे। अब ये डरते डरते जाते हैं उस कमरे की तरफ। वहां पर दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था, सामान इनका वैसे का वैसे पड़ा था। जल्दी से ये फ़ोन पकड़ते हैं और किसी अपने जो कुलीग वगैरह उसको फ़ोन करते हैं कि भाई इस लोकेशन पे जल्दी आ जा। ये जो कुलीग था कुछ आधे घंटे के बीच बीच में आ जाता है। हालत इनकी बुरी थी। अब ये कुलीग कहता है भाई ये क्या हुआ, कहते हैं सब बातें बाद में, जो हॉस्पिटल लेके जा, हालत बुरी है। उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। गनीमत थी कि सारी रात इतनी बुरी हालत होने के बावजूद भी किसी तरीके की इन्फेक्शन नहीं हुई, किसी तरीके का कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, और वैसे तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया। अब ये जो कुलीग था वो कहता है भाई हुआ क्या। फिर ये कहते हैं कि भाई ये अपार्टमेंट, कहता है मैं भी ये सोच रहा हूँ कि यार ये अपार्टमेंट में आपको कैसे कमरा मिल गया। तो कहते हैं भाई मैंने तो, मुझे ऐसे मिल गया। कहते हैं भाई मेरे हिसाब से, मैं पक्का नहीं कह सकता, लेकिन इस अपार्टमेंट्स में कोई रहता नहीं है। कहते क्यों। कहते भाई मुझे इसका कारण नहीं पता। तो अविनाश कहते कारण पता करेंगे। कहते भाई हुआ क्या। कहते वो सब बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन मुझे ठीक होते ही मैंने कारण पता करना है।
खैर कुछ दिनों तक इनको ट्रीटमेंट मिलती रहती है, सामान वगैरह ये निकलवा लेते हैं किसी और जगह। इनका जो दोस्त है वो किसी और जगह इनको शिफ्ट करवा देता है, वहाँ पर थोड़ा सा कॉस्टली तो था लेकिन जान बची तो लाखों पाए। अब ये जब ठीक हो जाते हैं तो फिर उस अपार्टमेंट के बारे में दोनों पता कराना शुरू करते हैं। धीरे 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 कड़ी दर कड़ी जुड़ती जाती है और पता लगता है कि जिस कमरे में ये रह रहे थे, इस कमरे में एक बूढ़ा और एक बूढ़ी रहते थे और उनका एक बच्चा था जो अपाहिज था। अब वो बच्चा था तो पाहिज, लेकिन इनका प्यार बहुत ज़्यादा था उससे। एक दिन वो बच्चा चले जाता है इस दुनिया से। इस चीज़ का सदमा जो है वो ये बुजुर्ग सह नहीं पाते, खास तौर पर इनके पिता, उस लड़के के पिता यानी वो बूढ़ा आदमी, और वो इसी घर में अपनी जान दे देता है। पीछे रहेगी वो औरत, कितने दिन जी पाती। वो भी ये सदमा सहन नहीं कर पाती और वो भी अपने आप को ख़त्म कर लेती है। कहते हैं कि इस दौरान उनको खाने के भी लाले पड़ चुके थे। उनकी जो फड़ी की दुकान, जैसे मैंने कहा था कि रेहड़ी लगाते थे जो भी तंबाकू वगैरह की, तो वो भी लगानी बंद हो चुकी थी। तो खाने का जरिया कुछ नहीं, कमाई का कोई जरिया नहीं था, लाइट वगैरह भी कट हो चुकी थी। और आसपास के जितने भी अपार्टमेंट के लोग थे उनमें से किसी ने भी मदद नहीं की। यानी कि मान के चलिए कि अगर 20-25 घर भी हों तो हर कोई उनको महीने की 50-100 रुपए की भी मदद करे तो अपने गुजारे लायक हो सकते थे। लेकिन कहते हैं कि उन्होंने बड़े लोगों से मदद मांगी कि हमारे बुढ़ापे का हमारा बच्चा चला गया, इनका हाल भी बुरा है, किसी ने मदद नहीं की। खैर कुछ दिन बाद जब इनकी लाश वगैरह मिली, वो अपार्टमेंट बंद हो गया और उसके बाद फिर शुरू हुआ खेल खौफ का। ना ही सिर्फ उस गलियारे में, ना ही सिर्फ उस अपार्टमेंट में, बल्कि सारे के सारा जो ये बिल्डिंग थी उसमें लोगों को हंसने की आवाज़ें आती, रोने की आवाज़ें आती। लोगों के घरों में पाँव के निशान पाए जाते, दीवारों पर, छत पर उल्टे, जो उस बात का साफ तौर पर निशानदेही करता था कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। धीरे धीरे करके ये बिल्डिंग को लोग छोड़ने जाने लग पड़े, क्योंकि ना सिर्फ खौफ था बल्कि लोगों की मौतें भी होनी शुरू हो चुकी थी बिना किसी बड़े ठोस, यानी किसी को बीमारी नहीं, अचानक मौत हो गई। एक्सीडेंट्स बढ़ने लग पड़े। लोगों की, 3-4 लोगों की तो छतों से कूद कर भी मृत्यु हुई। बिल्कुल ठीक थे, कोई पारिवारिक कलह तक भी नहीं थी। लोगों में डर इस कदर फैल चुका था इस सारी की सारी बिल्डिंग को लेकर कि यहाँ पर कोई आना भी नहीं चाहता था। कहते हैं कि वो बूढ़ा बूढ़ी के प्रेत इतने खूंखार हो चुके थे, वो नरभक्षी हो चुके थे, उनको चाहिए होते थे भले। शायद तुम भी इस चीज में फंस गए। तुम्हें वो नजर आई, उसकी आत्मा नजर आई और वो तुम्हें ले गई उस फ्लैट में। ये तो शुक्र है कि तुम बच गए, नहीं तो शायद तुम्हारी लाश भी वहीं पर ही मिलती। अविनाश खुशकिस्मत था, उसने जल्दबाजी में एक फैसला किया, उसके बाद फिर से एक गलती की, लेकिन उस गलती की सजा उसको मिलते मिलते रह गई। थोड़ा सा नुकसान तो हुआ लेकिन ये जान जाने से कहीं बेहतर था। उम्मीद करता हूँ कि आज का किस्सा आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। मैंने एक बात कही, गलती, एक गलती होती है जो अनजाने में हो, एक गलती जानबूझकर की जाती है। आज के किस्से में जानबूझकर तो नहीं की, तो अनजाने में ही की है, लेकिन उसका जो नुकसान हुआ वो बहुत बड़ा था। किस्सा है वेदांत का। वेदांत एक बहुत बड़े शहर में रहने वाला है। अगर हम उसे कंक्रीट जंगल कहें उस शहर को तो गलत नहीं होगा, लेकिन जितना ही वो इस बड़े शहर में पला बड़ा है उतना ही उसके जो दादा दादी है एक सुकून वाले शहर में रहते हैं। और वेदांत को अपने दादा दादी के पास जाना बहुत पसंद था। उसका कारण ये है कि ना सिर्फ वहाँ पर शांति थी, जहाँ पर वो घर था आसपास पेड़ और खास तौर पर एक बहुत बड़ा तालाब, बहुत बड़ा तालाब जो उनके घर से ठीक सामने था और ऐसे दिखाई देता था जिसे देखकर किसी भी आदमी की, किसी भी इंसान की रूह खुश हो जाए। जितनी मर्जी उसे स्ट्रेस हो, जितनी मर्जी परेशानी हो, वो कुछ समय उस तालाब के आसपास बिताएगा, वो अपने आप को ठीक महसूस करेगा। इसलिए
अब हर साल तो नहीं जा पाता था वेदांत अपने दादा दादी के घर, लेकिन अब उसकी ग्रेजुएशन शुरू होने वाली थी, यानी कि +2 खत्म हुई थी और कुछ दिन की छुट्टियां थी, तो अब उसने डिसाइड किया था कि वो कुछ दिन तो रहेगा अपने दादा दादी के पास। इसी वजह से फिर वो अपने दादा दादी के पास जाता है और अपना फेवरेट रूम लेता है, जहाँ से बिल्कुल सामने उसको वो झील नजर आती है। अब सारा समय जब वो अपने दादा दादी के घर पहुंचता है, कुछ समय उनके साथ बिताता है, फिर वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ झील के पास। कोई बात ऐसी होती नहीं है, दोपहर का समय होता है, झील के पास वो चले जाता है। लेकिन आज वो कुछ अजीब सी चीज़ महसूस करता है। एक आदमी था जिसको उसने काले कपड़ों में देखा, कुछ मालाएं वगैरह पहनी हुई थी, और वो बस टकटकी लगा के झील की तरफ देख रहा था, उसको कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। बड़े बड़े उसके बाल थे, बड़ी बड़ी उसकी दाढ़ी थी, अजीब लग रहा था काफ़ी। और ये देख के थोड़ा डरे भी, लेकिन उसको कुतूहल भी था कि ये आदमी है कौन। अभी ये कुछ कर पाते, बहुत कुछ ज़्यादा सोच पाते कि भैया झील की तरफ देखकर क्या बड़बड़ाया जा रहा है। अचानक से पीछे से उसको आवाज़ आती है, भैया, वेदांत भैया, आपको घर पे दादी माँ बुला रही हैं। ये देखते हैं पीछे एक लड़का था जो इनके बिल्कुल नेबर में रहता था, वो भी इनकी दादी को दादी बोलता था। कहता, हाँ हाँ, चलता चलता। ये अब मुड़ते हैं और उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसके साथ चल पड़ते हैं। और चलते चलते कहते हैं, अरे बात सुनिए, ये पीछे आदमी कौन खड़ा है? पता नहीं भैया, ये कौन है? अरे कुछ तो पता होगा। ना ना ना, एक बार मैंने भी पूछा था, मम्मी से पूछा था, और वो फिर गुस्से हुए थे मुझ पर कि इसके बारे में बात नहीं करनी। अच्छा, ऐसा भी क्या है? पता नहीं, मुझे नहीं पता। खैर, अब वेदांत घर आता है। उसको घर बुलाने का एक मेन कारण था, वेदांत को अपने दादी के हाथ का बना चिकन बहुत पसंद था। नॉनवेज का बहुत शौकीन था वेदांत। अब वो नॉनवेज भर पेट खाता है, उसके बाद अपने काम वगैरह में बिजी हो जाता है, रात हो जाती है। जब रात हो जाती है तो वेदांत डिमांड करता है कि वो दादी मामा, दोपहर वाला जो चिकन था मैं तो वो खाऊंगी। दादी मामा कहती है कि नहीं 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 बेटा, वो रात का समय में नहीं इतना हैवी फूड खाते, तो सुबह तो खा लेना, मैंने फ्रिज में रख दिया। लेकिन वेदांत कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो दादी मामा वही खाऊंगा। अब दादी मामा कहती है, बेटा बात माना कर। खैर कुछ समय तक वो कहती रहती हैं, और उसके बाद फिर वो भी कहते हैं कि बच्चा कुछ दिन के लिए आया तो चलो ठीक है, एक दिन खा भी लेगा तो कोई बात नहीं। वेदांत कहता है कि मुझे कुछ काम है, तो मैं इसको अपने रूम में लेकर जाता हूँ। अब वो इसको अपने रूम में लेकर चले जाता है। उसके बाद वो अपने फ्रेंड वगैरह से कोई बात करनी शुरू कर देता है। बात करते करते कितना समय बीत जाता है उसको खुद पता नहीं लगता, और अब बज चुके थे सुबह के 4। समझ गए होंगे किससे बात हो रही होगी। इसको हल्की हल्की स्मेल आने लग पड़ती है। स्मेल आ रही थी जो नॉनवेज खाने के लिए रखा था उसकी। नॉनवेज गर्मी होने की वजह से ख़राब हो चुका था, और वेदांत बहुत ज़्यादा डर चुका था, क्योंकि उसको पता था कि दादी अम्मा को फूड की वेस्टेज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जरा सा भी खाना खराब हो या जरा सा भी खाना खाने में कोताही यानी कि बच जाए, तो जितना मर्जी लाडला कोई हो, जितना मर्जी मेहमान बनकर आया, वो किसी का लिहाज नहीं लेते। इस बात से वो बिल्कुल डरते थे। अभी सोचते हैं कि भाई इसका मैं क्या करूं। अच्छा, मैं इसको गिर देता हूँ नीचे, इनका फर्स्ट फ्लोर पे था कमरा। अरे नहीं भाई, स्मेल तो आएगी, पता लग जाएगा मैंने खाया नहीं। फिर ये सोचते हैं कि तालाब में फेंक देता हूँ, किसी को क्या पता लगेगा। ये धीरे से बाहर का दरवाज़ा खोलते। दो थे, एक तो जो तालाब था वो बैक यार्ड की तरफ से खुलता था दरवाज़ा, वो भी था। ये धीरे धीरे दरवाज़ा खोलते हैं, तालाब की तरफ जाते हैं, वहाँ पे घेर देते हैं, भाग के आते हैं, बर्तन साफ करते हैं, सो जाते हैं। चिंता खत्म, चैप्टर क्लोज, या फिर यूं कहना चाहिए कि चैप्टर ओपन, क्योंकि अब असली किस्सा तो शुरू होने वाला था। अब अगले दिन सब कुछ ठीक होता है, रात का समय होता है, तो वेदांत खिड़की खोलकर फ़ोन पर बात कर रहे थे। अचानक उसको महसूस होता है कि जो तालाब है, तालाब के बीच में कोई खड़ा है। ये देखते हैं बड़े गौर से, जो हल्की फुल्की रोशनी पड़ रही थी। कोई ना कोई तो है, जानवर है, कोई इंसान है, कौन है ये जिससे भी बात कर रहे थे तो कहते हैं मैं तुझे बाद में बात करता हूँ। ये फ़ोन काटते हैं और देखना शुरू करते हैं। अब इनको नज़र अच्छे से कोई नहीं आ रहा था, इनके पास दूरबीन थी जो रूम में पड़ी हुई थी। वैसे ये देखना शुरू करते हैं। बिल्कुल जब दूरबीन से लगा के देखते हैं तो ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई लड़की खड़ी हुई है तालाब के बीच में। आधा यानी इसके पानी है, बाल उसके बड़े थे, इस
चीज़ से पहचान रहे थे, लेकिन जैसे ही ये गौर करने की कोशिश कर रहे थे कि लड़की यहाँ पे क्या कर रही है, अचानक से उसका मुंह घूमता है। सिर्फ उसको आंखें चमकती हुई नजर आती हैं और ये डर के एकदम से रख देते हैं। वो लड़की चमकती हुई निगाहों के साथ इनकी तरफ देख रही थी और ये डर के मारे कँपकँपाए जा रहे थे। ये जल्दी से खिड़की को बंद करके सो जाते हैं कि ये मैंने क्या देख लिया। क्या थी वो? क्या वो भूतनी थी कोई? मुझे नहीं पता। किससे बात करूं? बात करनी भी चाहिए कि नहीं? नहीं नहीं, किसी से बात करूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कहीं ये मेरा वहम तो नहीं, लोग मुझे डरपोक तो नहीं कहेंगे। कई बातें इनके मन में आ रही थी। कई बार ये सोच रहे थे कि मैं एक बार भी खिड़की खोल के दोबारा देखूं। नहीं, अगर वो बिल्कुल खिड़की के सामने खड़ी हुई तो नहीं 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 नहीं, मैं कुछ नहीं ऐसा करूंगा। और ये सो जाते हैं। अब इनके कुछ दोस्त थे जो इनके वहीं पर रहते थे, बचपन के मित्र थे, वो भी बढ़ चुके थे। अब इनके साथ अगले दिन वो झील पर बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे कि यार ऐसा करते हैं, शाम को मिले रात के समय में। तो वेदांत कहता भाई अब तो मिल ही लिया। कहता नहीं नहीं, रात के समय का नज़ारा तो और होगा ना। कहते मतलब मैं समझा नहीं। अरे रात को स्मोकिंग करेंगे। वेदांत कहता तुम्हारा दिमाग खराब है। अरे भाई अभी उम्र ही क्या है, और साथ में मैं स्मोकिंग नहीं करता। तो ये वेदांत का खींचने लग पड़ते हैं कि भाई अरे हम तो यहाँ पर छोटे से कस्बे के रहने वाले हैं, तो इतने बड़े शहर में रह कर नहीं करता। तो कहता भाई कोई ट्रेडमार्क थोड़ा होता, नहीं करता तो नहीं करता। तो ये वेदांत को फोर्स करना शुरू कर देते हैं कि भाई रात को तो आना ही पड़ेगा, हम यहाँ पर रात को तेरी वेट करेंगे, तू रात को आ जाना और स्मोकिंग करेंगे। चल तू नुआ करना करना, हम तेरे साथ करेंगे। अब वेदांत को लगता है कि भाई वेदांत बेसिकली पढ़ने लिखने वाला लड़का था और ज़्यादा इन चीज़ों के पीछे उसका कुछ था नहीं। वेदांत को लगता है कि भाई अगर मैं इनके पीछे लग गया तो मुझे ना स्मोकिंग की लत लग जाए, मैं तो नहीं आता। खैर रात के कुछ 11 बजे के आसपास का समय था और वेदांत को इनके दोस्त का फ़ोन आता है कि भाई हम तेरा वेट कर रहे हैं, आ जा। तो वेदांत कहता है भाई मैं तो नहीं आने वाला। अब इसको थोड़े बहुत मजाक मजाक में गाली निकालते, तो फट्टो तो नहीं आएगा। कहता चल मैं भाई तुम्हें देख लेता हूँ। कहता कहाँ से? वो इशारा करता है अपने घर से, देखो मैं तुम्हें देख रहा हूँ, दूरबीन लगा के देख रहा था। अब क्या होता है, ये ना ऐसे दूरबीन लगा के फ़ोन पे बात कर रहा है। ठीक है कर रहे हो, मारते रहो सुट्टो, मैं तुम्हारी वीडियो बना लेता हूँ, तुम्हें ब्लैकमेल क्या करूँगा। ये हंस रहे थे। अचानक से क्या होता है, रुक रुक रुक, अरे अरे मेरी बात सुनो, भागो जल्दी से भागो। कहते क्या हुआ? क्योंकि वेदांत को उस तालाब से वही भूतनी निकलती हुई नजर आ रही थी धीरे धीरे। कहता है भाई जल्दी भागो, आ रही है पीछे। कहता कौन आ रही है पीछे? जैसे ही वो तीनों देखते हैं उनके पास भागने का समय ही नहीं था। उसमें से एक लड़के की टांग को भूतनी पकड़ती है और अंदर लेके जाना शुरू कर देती है। वेदांत के तो हाथ से मोबाइल बिनैकुलर छूट जाता है, लेकिन वो जो दो लड़के थे हिम्मती थे। वेदांत भी भागना शुरू करता है वहां पर। तब तक वो लड़के उसका हाथ पकड़ते हैं। वेदांत तब तक पहुंच जाता है। तीनों उसका हाथ छोड़ नहीं रहे थे और वो जो भी चुड़ैल थी, भूतनी थी, बड़ी खूंखार थी, उसका हाथ खींच रही थी। और ये जितनी कोशिश कर रहे थे उससे ज़्यादा फोर्स के साथ उसको खींच रही थी। ऐसा लग रहा था कि जो उनका दोस्त है उसके बीच में से दो फाड़ हो जाएगा। लेकिन अब वेदांत जल्दी से कहता है जल्दी हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करो, जल्दी भगवान का नाम लो। ये हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करते हैं। धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली पड़ती है और फिर वो पकड़ छूट जाती है और वो उस तालाब के अंदर लुप्त हो जाती है। ये जल्दी से उसको पकड़ते हैं, रोते रोते बाहर की तरफ आते हैं और हल्ला गुल्ला मच जाता है। सारे एरिया में हल्ला गुल्ला मच जाता है। बताया जाता है कि ऐसे ऐसे हम तो बस सैर करने गए थे, असल वजह तो नहीं बताते। और ऐसे पता नहीं बीच में से कोई चुड़ैल निकली, कौन थी हमें नहीं पता, लेकिन वो हमें खींच के लेके, लेकिन दोस्त को खींच के लेके जा रही थी। अगर ले जाते तो क्या होता। अब सभी लोग डर चुके थे। सभी लोगों के चेहरे उड़े हुए थे, चेहरे के रंग उड़े हुए थे कि भाई ये क्या हो गया, वो वापस आ गई। सब कह रहे थे कैसे कैसे वापस आ गई, क्या 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 हुआ, जल्दी से उसको बुलाओ, वो पैसे किस चीज़ के ले रहा है। कुछ समय बाद वही आदमी आता है, वही आदमी आता है जिसको वेदांत ने देखा था। लोग उसके गले गिरेबान पकड़ रहे थे कि हम तुझे पैसा किस चीज़ का देते हैं, वो वापस आ गई। वो कहता है हो ही नहीं सकता, मैं हर हफ्ते मंत्रों का उच्चारण करता हूँ, हर हफ्ते उसको उसका भोग देता हूँ, नहीं हो सकता वो वापस आ जाए। सभी कह रहे थे तो इससे पूछना, उसके पाँव पर भी निशान पड़ा हुआ था। बात अब बहुत बिगड़ चुकी थी, मारने पीटने तक आ चुकी थी। लेकिन कहता रुको मेरी बात सुनो, रुको रुको रुको, मुझे ध्यान लगाने दो। 2 मिनट वो ध्यान लगाता है और कहता है उसने तो वापस आना ही था मूर्खो। सभी उसका ध्यान दे रहे थे, उसकी तरफ ध्यान दे रहे थे और कहता क्या क्या हुआ। कहता है कि
किसी ने आजकल के बीच में इस तालाब के अंदर मांस को डाला है। वो बस दोबारा से जागृत हो चुकी है। अरे बेवकूफो, मुझे सबसे सब सब शुरू से करना पड़ेगा, सब शुरू से उसको बांधना पड़ेगा। अब इसके जिम्मेवार तुम हो। अब सभी एक दूसरे की जगह तुमने डाला, अभी मैं को डालूंगा, मेरा दिमाग खराब है। जिसने डाला था वो चुप था, उसकी तरफ किसी का शक भी नहीं गया, क्योंकि भाई वो तो मेहमान था। उसको क्या पता कि इस तालाब की कहानी क्या है। वेदांत भी चुप था, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैंने कह दिया कि हाँ मैंने डाला तो बस मैं तो गया। वो चुड़ैल मारे ना मारे, जितने ये गुस्से में लोग लग रहे हैं ये मुझे मार डालेंगे, उससे पहले तो मेरी दादी मुझे मार डालेगी। वेदांत चुपचाप वहां से खिसक जाता है। और अगले दिन जब सुबह उठता है तो वो देखता है उसकी माँ सामान पैक कर रही थी और कह रही थी कि हमें जाना होगा। वेदांत कहता है क्यों, क्या हुआ? कहते नहीं बस कुछ माहौल खराब है, रास्ते में बताऊंगी तुम्हें। अब रास्ते में जब वेदांत जा रहा होता है तो फिर उसकी माँ बताती है कि इस ना तालाब में एक बहुत पुरानी चुड़ैल रहती है, पता नहीं कहाँ से आई, कैसे आई। तो जो ये तांत्रिक है इसके पिताजी ने उसको बांधा था। बदले में यही हुआ था कि इसको भोग लगा करेगा, ये मंत्रोच्चारण करते रहेंगे जिससे वो जागृत नहीं होगी। और एक चीज़ का बिल्कुल था कि इस तालाब में ना ही शराब गिरनी चाहिए, ना ही कोई मांस गिरना चाहिए, लेकिन पता नहीं किस बेवकूफ़ ने इसमें मांस डाल दिया। वो फिर से जागृत होगी, और तब जब पहले जागृत हुई थी उसने बहुत तबाही मचाई थी, बहुत लोगों को मारा था। तालाब के आसपास कोई भी जाता जिंदा नहीं बचता। अब वो जो आदमी है, जो तांत्रिक, उसका बेटा है, वो फिर से अब सब अनुष्ठान करेगा। और उसने कह दिया था कि जो बाहर का है उसको भेज दो, क्योंकि सबसे पहले वो उसको शिकार बनाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। वेदांत और डर चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मांस तो उन्होंने ही फेंका था, कहीं उस चुड़ैल को ये तो नहीं पता। अगर पता है तो उनकी माँ ने बिल्कुल सही फैसला लिया, वो वापस आ गई, आना भी चाहिए था। उसके बाद पता लगता है कि उन्होंने अनुष्ठान किया, सब कुछ फिर धीरे धीरे शांत हो गया। लेकिन उसके बाद हिम्मत नहीं हुई वेदांत की दोबारा से उस जगह पे वापस जाने की। वो मिस तो बहुत करते हैं उन पेड़ों को, उस तालाब को भी, लेकिन अब उस तालाब का इतिहास उनके साथ जुड़ चुका है और वो वहां पर जाने की कोई हिम्मत करते नहीं। शायद करनी भी नहीं चाहिए। हाँ, गलती उनसे हुई, लेकिन अनजाने में हुई। क्या इस गलती के बारे में उन्हें बता देना चाहिए था? मुझे नहीं लगता बताकर भी कोई फायदा होगा, क्योंकि अनुष्ठान करने के बाद फिर सब कुछ ठीक हो गया है। बताएंगे तो बेवजह ही डांट खाएंगे। सो उम्मीद है यह किस्सा भी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ के साथ ही मेंबरशिप का जो प्लान है, उसमें जो वीडियोस है उसको देखना चाहते हैं तो मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए, जो मात्र 29 रुपये पर मंथ, यानी कि 1 रुपये पर डे से भी कम है। उस पर भी तवज्जो कीजिएगा। सो आज का जो एपिसोड है उसको यहीं भी विराम लगाते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।